हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल यादव। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल आदर्श क्लासेस में। आज का टॉपिक है दोस्तों गुलाम वंश। गुलाम वंश के बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले हम लोग ये जान लेते कि गुलाम वंश का जन्म कहां से हुआ था, है ना, कैसे हुआ था। तो इससे पहले हम लोग को जानना होगा मोहम्मद गोरी के बारे में। अगर मोहम्मद गोरी ना होता तो शायद गुलाम वंश की स्थापना भी ना होती। इसीलिए हम लोग गुलाम वंश के बारे में जानने के लिए पहले हम लोग मोहम्मद गोरी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मोहम्मद गोरी। दोस्तों मोहम्मद गोरी जो है ना, ये गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था, ठीक है, जहां पर इसने 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी गौर का शासक बना। इसने क्या किया, इसका पूरा नाम क्या था, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी गौर का शासक बना। कब? 1173 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर कि मोहम्मद गोरी जो है गौर का शासक कब बना था, तो 1173 ईस्वी को बना था। ठीक है दोस्तों, और इसने भारत पर पहली बार आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था। किसके विरुद्ध किया था? तो मुल्तान के विरुद्ध। ठीक है दोस्तों, इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था, पहला आक्रमण। क्वेश्चन पूछा जाएगा मोहम्मद गोरी भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था, तो 1175 ईस्वी में किया था। किसके विरुद्ध किया था? तो मुल्तान के विरुद्ध किया था। ठीक है दोस्तों, अभी अब मुल्तान से याद आया दोस्तों, एक क्वेश्चन है कि मुल्तान का सुल्तान किसे कहा जाता है, तो वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद मोहम्मद गोरी ने भारत पर दूसरा आक्रमण किया, दूसरी बार आक्रमण किया। कब किया? तो 1178 ईस्वी में किया। और कहाँ पर किया था? तो पाटन गुजरात में। किसके प्रति? तो भीम द्वितीय के साथ में किया था, जिसमें भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को बहुत बुरी तरीक़ा से परास्त किया था। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि मोहम्मद गोरी का दूसरा आक्रमण, दूसरा बार दो बार लिखा गया दोस्तों, दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर हुआ था। यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरीक़ा से परास्त किया था। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या देखें कि पहला आक्रमण 1175 को मुल्तान के विरुद्ध और दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर किया था भीम द्वितीय के साथ में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मोहम्मद गोरी द्वारा लड़ा गया कुछ प्रमुख युद्ध था। मोहम्मद गोरी द्वारा भारत में कुछ प्रमुख युद्ध थे जिसमें उसने लड़ा था। वो कौन कौन से? वो 3 युद्ध थे। एक तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध और चंदावर का युद्ध। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। और किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। वहीं पर पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, मोहम्मद गोरी को जीवन दान दे दिया। अगर वहीं पर उनको मार देते तो शायद गुलाम वंश की नींव भी ना होती। तो इसने क्या किया कि पृथ्वीराज चौहान जीत गए और मोहम्मद गोरी को जिंदा छोड़ दिया, जिसके वजह से क्या हुआ, 1 साल के बाद फिर मोहम्मद गोरी सेना को संगठित करके तराइन का दूसरा युद्ध लड़ता है 1192 ईस्वी में। 1192 ईस्वी में किसके बीच होता है, तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान इस बार हार जाते हैं और मोहम्मद गोरी की जीत हो जाती है। अब जीतने के बाद फिर क्या होता है, 2 साल के बाद चंदावर का युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ। कब हुआ था? 1194 ईस्वी को हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी और जयचंद की हार हो गई थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि मोहम्मद गोरी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 5 बार आक्रमण किया। पहला कब? 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध। दूसरा आपको 1178 ईस्वी में भीम द्वितीय के साथ में किए थे। उसके बाद तराइन का प्रथम युद्ध, फिर तराइन का दूसरा युद्ध, फिर चंदावर का युद्ध। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध कब? 1191। दूसरा कब? 1192। और चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद गोरी ने जितने भी प्रदेश जीते थे, इन्होंने क्या किया, उसने अपने गुलाम सेनापति, उसका एक गुलाम था मोहम्मद गोरी का, उसको सौंपते हुए गौर लौट गया। ठीक है दोस्तों, उसका गुलाम सेनापति जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको अपना सारा विजित राज्य, जितने भी भारत में उसने राज्य जीते थे, उसने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया। बोला तुम यहाँ का देखभाल करो और हम गौर जाते। और वो गौर वापस चला गया। और वहाँ जाने के बाद 15 मार्च 1206 ईस्वी को मोहम्मद गोरी की हत्या हो जाती है, जिसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक आज़ाद हो जाता है और वो क्या करता है, दिल्ली पर, है ना, गुलाम वंश की स्थापना करता है।
क्योंकि उसका मालिक तो मर गया, अब मर गया तो वो आज़ाद हो गया, जिसके वजह से उसने क्या किया, वो तो खुद एक गुलाम था, जिसके वजह से उसने एक गुलाम वंश की स्थापना की। और दिल्ली पर गुलाम वंश की स्थापना कब हुई, तो 1206 ईस्वी को हुई। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर इसका आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, अब मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद गुलाम वंश की स्थापना होती है, लेकिन इसको सल्तनत काल कहते हैं दोस्तों, सल्तनत काल। इसमें 5 राजवंशों ने शासन किया था। इसमें कितने राजवंशों ने शासन किया था, 5 राजवंशों ने शासन किया था। पहला था गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ठीक है दोस्तों, गुलाम वंश 1206 से लेकर के 1290 तक चला। फिर खिलजी वंश 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक चला। फिर तुगलक वंश 1320 से लेकर के 1398 ईस्वी तक चला। उसके बाद सैयद वंश 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक चला। फिर 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक आपको लोधी वंश चला। ठीक है दोस्तों, अब इसी हम लोग 5 राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। लोधी वंश के बाद मुगल वंश आता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आता है गुलाम वंश। अब गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी, तो 1206 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। और इस पे एक क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था दोस्तों। ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। कब, 1206 ईस्वी में। उसके बाद वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम को फारसी भाषा में क्या कहा था, बदंगा कहा था दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा कि गुलाम को फारसी भाषा में क्या कहा जाता है, तो बदंगा कहा जाता है। ठीक है, बदंगा। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कब किया था, तो 24 जून 1206 ईस्वी को किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो लाहौर को बनाई थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो आपको लाहौर में बनाई थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। देखिए कुतुब मीनार की नींव, क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली का कुतुब मीनार जो है ना दोस्तों, इसकी नींव रखी थी किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सिर्फ नींव रखी थी लेकिन बना नहीं पाया था, इसको पूरा किया था इल्तुतमिश। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। किसने बनाया, तो इल्तुतमिश ने बनाया। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद दिल्ली का कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, क्वेश्चन पूछेगा दिल्ली का कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद को किसने बनाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है दोस्तों, दिल्ली का कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। लाख बख्श क्या होता है दोस्तों, जो लाखों का दान करता है उसको लाख बख्श कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा था कि लाख बख्श किसे कहा जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्या हुआ यार। उसके बाद प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वंस करने वाला कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, उसने ध्वंस किया था। क्वेश्चन पूछा जाता कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वंस किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, उसने ध्वंस किया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके हो गई थी। ठीक है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी, तो इसको 1210 ईस्वी में हुई थी। कैसे हुई थी, तो चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। ठीक है, और इसे कहाँ दफनाया गया, तो इसे लाहौर में ही दफनाया गया, जिसकी राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसको राजधानी बनाई थी, लाहौर को अपनी राजधानी बनाई थी, और लाहौर में भी इसे दफना दिया गया। इसके बाद इसका बेटा आराम शाह जो गद्दी पर बैठता है, और उसने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ 8 महीना तक आराम ही किया था, जिसकी वजह से आराम शाह को हटा करके इल्तुतमिश जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद का मैं वीडियो कल लेके आऊँगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।